गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं जितना भी इन दिनों में आपको करवाया है वो आप काम कर रहे हो। और कल मैंने डायग्राम भी आपको बताया था और शायद आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं, डायग्राम मैंने भेजा नहीं था वो आपको भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं आगे पाचन ग्रंथियों की। पाचन ग्रंथियाँ जो होती हैं मैंने शुरुआत में भी बताया था, 3 पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं पाचन ग्रंथियाँ? 3 प्रकार की महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथियाँ 3 के हमारे शरीर में जो है वो उपस्थित होती हैं। तीनों के नाम देखिए, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, सालिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड एंड लीवर ग्लैंड। ठीक है, 3 प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले क्रम से बात करेंगे हम। सबसे पहले हम लार ग्रंथि की बात करने वाले हैं। सालिवरी जो ग्लैंड है इसकी बात करेंगे। तो लार ग्रंथि जो होती है ये हमारे मुख के अंदर लार उत्पन्न करती हैं। जैसे कि हम जैसे ही भोजन को देखते हैं हमारे मुंह के अंदर लार आ जाती है, हम बोलते भी हैं ऐसा, तो वही ये लार ग्रंथि द्वारा स्रावित तरल पदार्थ होता है जिसे हम लार कहते हैं। लार जो होता है ये सिरमी तरल पदार्थ एवं चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। क्या होता है? सिरमी तरल पदार्थ एवं चिपचिपे जो श्लेष्मा पदार्थ है उसका मिश्रण होता है। ये हम जैसे ही भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लार के कार्यों की कि लार के कार्य क्या होंगे। फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की हम बात करते हैं। पहला कार्य है, जैसे ही हम मुख के अंदर भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद भोजन के अंदर उपस्थित जो स्टार्च हैं, स्टार्च का पाचन जो है मुख के अंदर शुरुआत कौन करता है? लार करती है। ठीक है, लार के माध्यम से मुख के अंदर स्टार्च का जो पाचन की क्रिया है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखें, भोजन जो है उसको चीकना एवं घुलनशील बनाती है। सही बात है, आप भोजन जो खाते हैं उसको खाने के बाद अगर वापस हम कभी बाहर डालते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें लार देखनी हो तो भोजन जो जैसे हम मुख के अंदर लेते हैं तुरंत बाद अगर उसको बाहर निकालेंगे तो वो चीकनी एवं क्या हो जाती है? घुलनशील हो जाती है। ठीक है, तो भोजन को चीकना व घुलनशील बनाने का कार्य करती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भोजन है वो आसानी से आगे ग्रसनी, ग्रसिका आदि में जो है चला जाएगा। ठीक है, ये इससे क्या है? फ़ायदा होगा। इसके बाद हम अगला कार्य बात करते हैं, 3 नंबर कार्य की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, दांत, मुख, गुहिका व जीभ, हमारे जितने भी दांत हैं 32 हम पढ़ चुके हैं पीछे। मुख, गुहिका, मुख, बकल कवेटी जो है, इसके अलावा जो जीवा है उसकी सफाई करने का काम भी ये करती है। लार उत्पन्न होती रहती है जिससे मुख जो पूरा भाग है मुख का वो साफ रहता है। ठीक है, अब हम लार ग्रंथि के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखिए 3 प्रकार की होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब या अवचुंबकीय ग्रंथि, इसके अलावा अधोजीवा ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 प्रकार के, तीनों की हम बात करेंगे। कर्णपूर्व, कान से पहले यहाँ पर जो है ये ग्रंथि पाई जाती है, अर्थात जिन्हें हम गाल बोलते हैं उन गाल के अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है। इसका कार्य जो होता है वो सिरमी तरल एवं इसका कार्य जो है वो सिरमी तरल का, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था सिरमी तरल चिपचिपे पदार्थ। ठीक है, ये तरल होता है, उस तरल सिरमी तरल का स्राव किसके द्वारा होता है? कर्णपूर्व ग्रंथि के द्वारा होता है। सेकंड है अधोजंब या अवचुंबकी, ये एक प्रकार की मिश्रित लार ग्रंथि होती है, मिक्सड सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, मिश्रित जो है लार ग्रंथि होती है। ये क्या करती है? क्यों होती है मिश्रित? क्योंकि ये तरल एवं श्लेष्मा दोनों का स्राव करती है, इसलिए इसको मिक्सड ग्लैंड बोला जाता है। इसके बाद में अधोजीवा। अधोजीवा 3 नंबर लार ग्रंथि का प्रकार, ये जो होती है जीभ के नीचे पाई जाती है। जीभ जो होती है उसके नीचे पाई जाती है और ये श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का। एक बार आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए जो मैंने आपकी किताब से लिया है। इस किताब इसमें देखिए दिखा रखा है। सबसे पहले कर्णपूर्व देखिए जो गालों के अंदर दिखाई गई है। दूसरी अधोजंब जो अवचिबुकी है उसको देखिए, और तीसरी जो है
वो जीभ के नीचे आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से इनकी तीनों की ये स्थिति होती है। अब हम लार ग्रंथि पढ़ने के बाद में 2 नंबर जो है वो बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं? अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड जिसे बोला जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है ये अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करती है और ये बहिःस्रावी की तरह भी कार्य करते हैं। आपके इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर रहेगा अंतःस्रावी तंत्र, तो उसकी हम बात जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र आपको मैं बता दूंगा। अंतःस्रावी तंत्र और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करने के कारण इसको मिश्रित ग्रंथि है वो कहा जाता है। और इसके द्वारा इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। 2 प्रकार के हार्मोन जो हैं इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये जो है अंतःस्रावी तंत्र के रूप में तो इंसुलिन व ग्लूकेगोन का स्राव किया जाता है, जबकि बहिःस्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्राव किया जाता है। बहिःस्रावी के रूप में किसका जो है स्राव किया जाता है? अग्नाशय रस का स्राव किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये यकृत एवं तिल्ली की संरचनाओं से घिरी हुई रहती है। इसका आकार जो होता है वो यू आकार होता है। कैसा आकार होता है? अंग्रेजी का यू आकार होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें आकार की तो 6 से 8 इंच की होती है। कितने इंच की होती है? 6 से 8 इंच की ये होती है, यू आकार की होती है। यकृत व तिल्ली द्वारा घिरी हुई रहती है। मिश्रित ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है। अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन का स्राव और बहिःस्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्राव ये करती है। फंक्शंस की बात करते हैं कार्य की। 2 कार्य हैं इसके महत्वपूर्ण। पहला कार्य कि भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है उसका ये पाचन करती है। किसके माध्यम से करती है? इसके द्वारा स्रावित एंजाइम जो होते हैं उनके द्वारा ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये मदद करती है। दूसरा कार्य है इंसुलिन और जो ग्लूकेगोन हार्मोन होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, ये मिलकर क्या करते हैं, हम जो भी शर्करा शरीर में ग्रहण करते हैं, शर्करा का यूज करते हैं, उसको रक्त के अंदर शर्करा के स्तर का नियंत्रण करते हैं। शर्करा के स्तर का क्या करते हैं? उसका नियंत्रण, ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण किया जाता है। वो इसी ग्रंथि द्वारा होता है, कंट्रोल जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं आगे तीसरी लास्ट ग्रंथि यकृत ग्रंथि की। यकृत ग्रंथि लीवर ग्लैंड, लीवर नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो होता है ये मध्य पट के नीचे पाई जाती है और त्रिकोणाकार आकार की होती है। कैसी होती है? त्रिकोणाकार आकार की होती है। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। त्रिकोणाकार आकार की ये होती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है और ये महत्वपूर्ण भी होती है। आपने सुना होगा कई बार लीवर फेल हो चुका है तो बाद में व्यक्ति की मृत्यु होने के जो आसार हैं वो बढ़ जाते हैं और अंत में रोगी व्यक्ति हो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लीवर। और लीवर को सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो अल्कोहल करता है। शराब जो लोग पीते हैं वो ज़्यादा क्या है, लीवर सीधा उसको अटैक करता है और लीवर फेल हो जाते हैं। उस बाद में वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो नशा हमें नहीं करना चाहिए। यकृत ग्रंथि है, ये मध्य पट के नीचे पाई जाती है और त्रिकोणा आकार की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी होती है। अब इसे सामने से जब हम देखते हैं तो ये 2 पालियों में नज़र आती हैं। पाली का मतलब होता है भाग। 2 पालियों में ये नज़र आती है, दाईं पाली और बाईं पाली। ठीक है, अब इसके निर्माण की बात करते हैं तो ये 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय संरचनात्मक व क्रियात्मक, संरचना का निर्माण और कार्य करने वाली इकाई से मिलकर बनी होती है। उसको बोला जाता है यकृत पालियाँ। क्या बोला जाता है? यकृत पालियाँ, यकृत पालिकाएं बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। उनको क्या बोला जाता है? लीवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं? यकृत पालिकाएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे बात करते हैं, लीवर की ओर बात करते हैं। तो देखिए पित्त की, यकृत ग्रंथि की पित्त का निर्माण। ठीक है, यकृत में क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण जो है, पित्त निर्माण होने के बाद में आगे यकृत व पित्त वाहिनी द्वारा ये पित्ताशय में चला जाता है। किस में चला जाता है?
यकृत व पित्त वाहिनी के माध्यम से पित्ताशय में चला जाता है। ये जो पित्ताशय होता है ये यकृत के अवतल भाग में स्थित होता है। यकृत के कहाँ स्थित होता है? अवतल भाग में स्थित होता है। ठीक है। पित्ताशय क्या करता है? पित्त का भंडारण करता है। किसका भंडारण करता है? पित्त का भंडारण करता है। यकृत में पित्त का निर्माण हुआ, बाद में यकृत व पित्त वाहिनी के माध्यम से ये पित्ताशय में चला गया जो यकृत के अवतल भाग पर स्थित था। ठीक है। पित्ताशय के अंदर इस पित्त का भंडारण किया जाता है। भंडारण होने के बाद में आगे पित्ताशय से पित्ताशयी नलिका के माध्यम से ये किस में चला जाता है? पित्त ग्रसनी में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने 3 ग्रंथियों की बात कर ली, लार ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि और यकृत ग्रंथि की हमने बात कर ली। इनसे ज़्यादातर प्रश्न आता है तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। अब पाचन तंत्र का अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड की हम बात करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं, जितना भी हमने पढ़ा है वो भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में लेते हैं, मुख में लेने के बाद में जो लार उत्पन्न होती है जो भोजन को लसलसा एवं चीकना बनाती है, अर्थात उसे बोलस के रूप में कर देती है। उसके बाद में यह कर्माकुंचन गति द्वारा ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में, वहाँ पे जो ग्रास नली इसके आगे छोटी आमाशय में जाता है, वहाँ पे HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आगे और बताऊंगा आपको। इसके बाद प्रमुख एंजाइम पाचन के अंदर काम आते हैं, वो हाइड्रोलाइसेज वर्ग के होते हैं। कौन से वर्ग के होते हैं? हाइड्रोलाइसेज वर्ग के होते हैं। ये हाइड्रोलाइसेज वर्ग के जो भी एंजाइम है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले होते हैं एमिलेज, माल्टेज व सुक्रेज। ये आपको याद रखने हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से हैं? एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। इसके बाद में प्रोटीन की अगर बात करते हैं, प्रोटीन का पाचन है वो ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन व पेप्सिन। कई बार पूछा गया निम्न में से प्रोटीन का पाचन किन के द्वारा होता है? तो पेप्सिन ऑप्शन आपको अगर मिलता है, काइमोट्रिप्सिन मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है, तो ये आपके सही रहेंगे। इसके बाद में वसा की बात करते हैं, तो वसा का सभी को पता ही है, लाइपेज द्वारा एंजाइम है उसके द्वारा इसका पाचन होता है। न्यूक्लियोजेज की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइडेज जो है उसके माध्यम से इसका क्या है? होता है, पाचन की क्रिया है वो होती है। इस प्रकार से इनके पाचन की क्रिया चलती रहती है। आमाशय में जाते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं, उन तीनों भागों के माध्यम से जो है HCl अम्ल भी वहाँ पे बनता है। ठीक है। इसके बाद में छोटी आंत के बाद तीनों भाग, इसके सर्वाधिक पाचन और अवशोषण क्रिया यहीं पर होती है। ठीक है। अब आप साथ में ये डायग्राम देख लीजिए, साथ में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बोलस के रूप में भोजन हो गया था। ये अगर हम बात करें आमाशय के अंदर, तो इससे पहले आपको लार में बताता हूँ। तो लार में एक टाइलिन व एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज जो है एंजाइम पाया जाता है, जो मुख गुहा के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। ये बात आपको नोट्स में मिलेगी, आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको पता ही है कि आगे जैसे ही भोजन आगे जाता है तो भोजन में उपस्थित जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लियोजेज है, इनका पाचन जो है वो होता रहता है। अगर हम नवजात शिशु में बात करें, पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो शिशु के अंदर जो दूध प्रोटीन है उसका पाचन करता है। तो दूध प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन करता है। इसके अलावा आमाशयों में भोजन जो है वो कुछ घंटों तक रहता है, रहने के बाद में वो आगे फिर पेशीय संकुचन के द्वारा जठर रस से मिश्रित हो जाता है। अब इस भोजन को हम काइम बोलेंगे। अब इस भोजन को हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। बाद में ये छोटी आंत में पहुंचता है, बाद में ये बड़ी आंत में। इससे पहले पित्त वसा का जो है पाइसिन करता है, अभी हमने यकृत में पढ़ा था। इस प्रकार से आगे चलता जाता है और इसका अंत में जो पूर्ण पाचन हो जाता है। जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? मल द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज इसी टॉपिक के साथ हमारा जो है पाचन तंत्र की जो बात थी वो पूर्ण हो चुकी है। पाचन तंत्र का जो टॉपिक था लंबा चला, पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब हम शॉर्ट तरीके से इस प्रकार से आज जैसे पढ़ा है वैसे ही इनको पढ़ेंगे तो हमारा जल्दी ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा।